हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है सबसे मदर ऑफ ऑल मेगा ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। इस इंडस्ट्री का नाम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। यहाँ अगर आप सेमीकंडक्टर को देखोगे तो मैं जो है सेमीकंडक्टर को गॉड शिप बोलता हूँ। अब मैं सेमीकंडक्टर को गॉड शिप क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को अगर आप देखोगे तो हर एक जगह जो है सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। कार्स के अंदर देखो सेमीकंडक्टर की नीड है, ईवीज के अंदर सेमीकंडक्टर की नीड है। आप फोन यूज कर रहे हो वहां पे सेमीकंडक्टर लगता है, लैपटॉप के केस में सेमीकंडक्टर लगता है। आप ईयरफोन्स यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो आपके डे टू डे लाइफ के अंदर, बीट मिक्सर हो गया, बीट रेफ्रिजरेटर हो गया, हर एक चीज के अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये चिप्स यूज होती है और ये सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। अब सेमीकंडक्टर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। 5 नैनोमीटर होता है, 3 नैनोमीटर होता है, जिनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। फिर इसके साथ-साथ कुछ बड़े नैनोमीटर वाले भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो कि कोई भी बना सकता है और वहाँ मार्जिन्स भी जो है थोड़े कम होते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम जो है पूरी सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन है ना, उसको डिकोड करेंगे। इसके साथ-साथ इंडियन प्लेयर्स की भी बात करेंगे कि कौन-सा प्लेयर जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और आगे जाकर हमें जो है वहाँ पे क्या रेवेन्यू पोटेंशियल देखने मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के केस में अगर आप देखोगे तो अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है फैबलेस सेगमेंट। अब फैबलेस सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इनके पास जो है चिप्स बनकर आती है और ये चिप्स जो है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें कौन सी कंपनीज बनकर आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखोगे तो एनवीडिया, कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, एएमडी और एप्पल जो है ये फैबलेस सेगमेंट के अंदर आती है। अब जो कंपनी फैबलेस सेगमेंट के अंदर आती है, इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो मार्जिन जो है अच्छे खासे एबिटा मार्जिन जो है ये लोग बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला सेगमेंट होता है ना, वो होता है फाउंड्रीज वाला सेगमेंट। अब फाउंड्रीज वाले सेगमेंट के अंदर फाउंड्री मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। वहां पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स होती है और उन मशीन्स के अंदर जो है ये सेमीकंडक्टर के चिप्स को बनाया जाता है। तो इन फाउंड्रीज कौन सी कंपनीज के अंदर काम करती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीएसएमसी भी फाउंड्रीज के अंदर है, सैमसंग है, ग्लोबल फाउंड्रीज है और एसएमआईसी है। अब टीएसएमसी अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लीडर है और टीएसएमसी का लोकेशन आपको पता ही होगा, तो ताइवान के अंदर लोकेटेड है। अब ताइवान के अंदर होता क्या है कि यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलता रहता है। ये ताइवान को लेकर बहुत ज़्यादा है ना, एकदम मतलब गुस्से वाली फीलिंग्स है दोनों भी कंट्रीज़ के लिए, एक मेक के लिए। क्योंकि ताइवान ऐसा चल रहा था कि चाइना जो है ताइवान को जाकर एक्वायर कर लेगा, तो यूएस को डर लग रहा था कि भाई क्या पता कल को अगर चाइना ने गलती से भी एक्वायर कर लिया ताइवान को, तो ताइवान जहाँ से पूरे वर्ल्ड की जो है अबाउट ओवर 50 प्लस सेमीकंडक्टर चिप्स जो है ताइवान से ही बनाई जाती है, वो सेमीकंडक्टर चिप्स का पूरा कंट्रोल जो है चाइना के पास जा सकता था। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर आपकी अगर जियोपॉलिटिक्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि देखो रिस्क भी उतना ज़्यादा बन जाता है ना। कल को अगर चाइना जाके ताइवान के अंदर किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेगा, ताइवान को ही एक्वायर कर लेगा, आप ऐसा समझो, तो ये कंपनीज को जो है एक रिस्क बनकर आता है। अब ये कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, ये कंपनीज जो है चाइना को ही सप्लाई करेगी, फिर यूएस के पास, इंडिया के पास और बाकी यूरोप कंट्रीज के पास जो है पूरा सेमीकंडक्टर का सप्लाई जो है वही रुक जाएगा। तो पूरे इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स होने लगेगी। हम जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कार्स यूज करते हैं, वहां पे सेमीकंडक्टर हम यूज ही नहीं किए जाएंगे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रिस्क बन रहा है ये। इसलिए हर हर एक कंट्री जो है डाइवर्सिफाई कर रही है आपके चाइना से, यूएस से। वो जो है खुद सब्सिडीज लेकर आ रही है अपने कंट्री के अंदर, ताकि ये जो है अपने खुद के कंट्री के अंदर भी सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन को जो है वो बना सके। फिर इसके साथ-साथ उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, जो कि इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है और माइक्रोन नाम के प्लेयर्स जो है ये वाले सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। फिर ईडीए टूल्स होते हैं, ये टूल्स जो है केडेंस जैसी कंपनी, सिनॉप्सिस जैसी कंपनीज और सीमेंस जैसी कंपनीज जो है ये वाले सेगमेंट के अंदर है। फिर अगेन सेमीकंडक्टर में भी जो है 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे सीपीयू, जीपीयू जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होता है। वीडियो एडिट कर रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड की नीड होती है। तो ये सीपीयू और जीपीयू जो है कॉन्स्टेंटली यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट सीपीयू और जीपीयू तो डेटा सेंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एआई बूम, डेटा सेंटर बूम, हर एक इंडस्ट्री बूम के लिए सेमीकंडक्टर जो है आपको नीडेड ही है, क्योंकि सीपीयू, जीपीयू बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। ये सीन होता है सेमीकंडक्टर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। फिर यहाँ पे जब सेमीकंडक्टर की बात करें तो ड्रैम और नैंड जैसे जो है 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो कि आपके मेमोरी वाले कंपोनेंट के अंदर आते हैं। मतलब क्या, ये सेमीकंडक्टर जो है हमारे स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन सेगमेंट के अंदर कौन-सी कंपनीज़ बनकर आती है, सैमसंग, एसके और माइक्रोन जैसी कंपनीज़ जो है ये वाले सेगमेंट के अंदर बनकर आती है।
और एक और सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका नाम है ओसैट सेगमेंट। जहाँ पे क्या होता है कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि बनकर आती है ना फैक्ट्री से, जो टीएसएमसी जो सेमीकंडक्टर चिप बनाता है अपने फाउंड्री से, ये चिप्स जो है आपके टी ओएसएमसी मतलब आपके ओसैट कंपनी के पास आती है। तो ओसैट के अंदर क्या होता है, ये आपकी सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती है ना, उन्हें पैकिंग किया जाता है और वहाँ पे उन्हें जो है टेस्टिंग किया जाता है। ये सिंपल टर्म्स में जो है एकदम सिंपली आप समझ सकते हो कि ओसैट क्या होता है। ओसैट में भी इन कंपनीज के जो है मार्जिन्स डिसेंट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है हमारे डिज़ाइन के अंदर बनकर आते हैं। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर मदर आपकी मोस्टचिप नाम की एक कंपनी है। जो कि ये वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, डिजाइनिंग वाले सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये लोग आईपी कोर्स बनाते हैं, ईडीए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, फैबलेस कंपनीज आती है यहाँ पे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली अगर आप देखोगे तो एनवीडिया जैसी कंपनीज बनकर आती है। एप्पल भी अपना M1 चिप्स यूज कर रहा है, तो एप्पल भी यहाँ आ जाता है। फिर अगेन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है आप 35% प्लस का जो है एबिटा मार्जिन कमा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के कौन से साइड पे हो, फ्रंट एंड प्रोसेसेस होते हैं, बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं, या फिर आपके पास फाउंड्री है। तो यहाँ जो है आप कंपैरेटिवली ज़्यादा एबिटा मार्जिन कमा सकते हो। फिर जब असेंबली और टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ जो है आप 15 टू 20% के ऊपर जो है एबिटा मार्जिन नहीं कमा सकते हो। इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनीज जो है ये ओसैट वाले पार्ट के अंदर ही जा रही है। सीजी पावर का एक बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा है और केन्स टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा है। वो जो है आपके ओसैट के अंदर है। मतलब क्या, असेंबली एंड टेस्टिंग के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है ये लोग पैकेज करेंगे, जो कि फाउंड्री से आएगा और उसे जो है टेस्ट करेंगे। अब आप बोलोगे, "ए यार ये फाउंड्री वाली कंपनी से क्यों नहीं टेस्ट कर सकती सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज को, ये केन्स के पास ही क्यों जा रहा है या फिर सीजी पावर के पास ही क्यों जा रहा है?" तो सीन ये होता है कि देखो, इन कंपनी के लिए ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये आउटसोर्स करना कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है और थोड़ा चीपर होता है। तो इन कंपनीज़ के भी पैसे बच जाते हैं। आप इस तरीके से सोच सकते हो। फिर इसके साथ-साथ अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, तो शेयर ऑफ अगर हम सेमीकंडक्टर फाउंड्री देखें, तो रेवेन्यूज़ वाइज़ ताइवान कॉन्स्टिट्यूट करता है 68% को। यही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ताइवान को लेकर जो है इतने ज़्यादा रिस्क है। और पिछले कुछ टाइम से चाइना भी जो है ओवर 150 बिलियन डॉलर्स जो है स्पेंड कर चुका है 2014 से लेके 2025 के बीच में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो चाइना ने भी जो है अपनी कैपेसिटी बना ली है, जहाँ चाइना जो है ओवर 9% ऑफ रेवेन्यू जो है चाइना से आते हैं। फिर जब आप कोरिया को देखोगे तो कोरिया से जो है कुछ 8% ऑफ रेवेन्यूज़ आते हैं और फिर आप दूसरी कंट्रीज से देखोगे तो वहाँ पे 15% ऑफ रेवेन्यूज़ आते हैं। अब यूएस जो है इन कंपनीज के आस-पास भी नहीं है। ये दिक्कत देखने मिल रहा है यूएस को, और यही यूएस का जो है सबसे बड़ा दिक्कत है। इसलिए यूएस जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। आई थिंक यूएस इज़ स्पेंडिंग अबाउट $50 बिलियन डॉलर्स के आस-पास सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर ही। तो ये सीन होता है, ये जो है सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन है, और सब कुछ होने के बाद असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग मतलब ओसैट के बाद ये कंपनीज़ जो है, ये कंपनीज़ के पास जाती है सेमीकंडक्टर चिप्स, और ये जो है एंड यूसेज के अंदर यूज़ की जाती है। मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एआई और डिफेंस और बाकी कोई भी सेक्टर के अंदर जहाँ सेमीकंडक्टर की नीड लगती है, वहाँ जो है आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं टेस्टिंग के बाद। क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो हो सकता है कई बार मशीन खराब हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है मशीन के अंदर। तो टेस्टिंग तो आपको सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओवर 70% ऑफ डिमांड जो है हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से ही जो है हमें सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट के अंदर देखने मिलती है। तो अब थोड़ा चिप्स इंडस्ट्री के मार्जिन के बारे में भी बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज की जो है किस तरीके से अफेक्ट होती है, इन चिप्स की कंपनीज की किस तरीके से अफेक्ट होती है। क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर प्लेयर्स को स्टडी करेंगे ना, तब हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या फैक्टर्स पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है। तभी जो है हम बिजनेस को समझ पाएंगे, तभी जो है हम वैल्यू चेन समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नोड साइज़ की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा छोटा नोड होगा ना कंपनी का, उतना ज़्यादा हाईयर परफॉर्मेंस होगा। जैसे कि 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर का जो स्पेशलाइज़ेशन है ना, वो सिर्फ़ एनवीडिया के अंदर है। तो यहाँ कॉस्ट जो बनकर आता है ना स्मॉलर नोड के अंदर, वो भी हाईयर कॉस्ट बनकर आता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है थोड़ी हाईयर साइड पे रहती है, क्योंकि हर एक कंपनी जो है ये 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर वाली चिप जो है नहीं बना सकती है। फिर यहाँ पे इन कंपनीज़ के अंदर कैपेक्स भी होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। क्योंकि जब हम फाउंड्रीज़ की बात करते हैं, तो फाउंड्रीज़ जो है बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है ना, बहुत बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है आपके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका जितना ज़्यादा हायर कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर रहेगा। वहाँ पे आपको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पैट मार्जिन्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आपका यूटिलाइज़ेशन यहाँ पे रिड्यूस हो गया तो कंपनीज़ को जो है दिक्कत आ सकती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप थिएटर की तरीके से सोच सकते हो। यार थिएटर में अगर 10 लोग टिकट लेकर आकर मूवी देखने आते हैं, तब भी थिएटर उतना ही चलेगा, और अगर थिएटर में 200 लोग भी बैठे तब भी थिएटर जो है उतना ही चलेगा। मतलब क्या, कॉस्ट जो है थिएटर को सेम ही आने। लेकिन अगर थिएटर के अंदर 200 लोग हो गए, तो वो जो सिनेमा वाली कंपनी है, थिएटर वाली कंपनी है, पीवीआर जैसी कंपनीज़ आप सोच सकते हो, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कमाएँगे ना, एज़ कम्पेयर टू 20 लोग जो थिएटर के अंदर बैठे।
तो इस तरीके से जो है फैक्ट्रीज के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम यील्ड्स की बात करें तो जितनी ज़्यादा फंक्शनल चिप्स होती है उतने ज़्यादा इन कंपनीज के जो है मार्जिन्स बेटर होते जाते हैं। मतलब क्या, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम जो है आप वैल्यू चेन के अंदर कर रहे हो उतने ज़्यादा मार्जिन जो है बेटर होंगे इन कंपनीज के। और आर-एन-डी इंटेंसिटी की बात करें तो एनवीडिया जो है बहुत ज़्यादा आर-एन-डी के ऊपर स्पेंड करता है इन सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। तो आप अगर आर-एन-डी करते हो दूसरे कंपनीज के लिए भी, तो वहाँ पे जो है आपके मार्जिन्स भी थोड़े हायर साइड पे होते हैं। फिर ऑब्वियसली कमोडिटी साइकिल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके कमोडिटीज़ ही यूज़ किए जाते हैं ना, मेटल्स यूज़ किए जाते हैं छोटे-छोटे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेटल के प्राइसेस इन्फ्लुएंस होंगे, कमोडिटी के प्राइसेस इन्फ्लुएंस होंगे। तो इन सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के जो मार्जिन्स है ना, वो भी उस हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो ये सीन बनकर आता है। फिर इसके साथ-साथ आप कौन से जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लोकेटेड हो ना, उस पे भी जो है आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे। जैसे कि जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए जो मार्जिन्स है ना, वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे है। क्योंकि यहाँ जो इनके कॉस्ट है ना, वो थोड़े लोअर साइड पे है कॉस्ट। फिर जब हम सप्लाई चेन शॉर्टेज रिस्क की बात करें, जो कि पूरे इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है कि सप्लाई चेन शॉर्टेज हो सकती है अगर एक्सट्रीम कैपिटल इंटेंसिटी बन जाती है तो। क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन है, जो फाउंड्री है ना, उसे बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लगता है। तो कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है टीएसएमसी के अंदर, चाइना कोई भी एक्विजिशन कर लेता है ताइवान के अंदर, हालाँकि ये सब देखो प्रेडिक्टिव नहीं है कुछ, हम बोल नहीं सकते, चाइना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो अगर चाइना कर भी लेता है, तो अगर यूएस को कैपेसिटी बनानी है तो यूएस को जो है कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे पूरा फाउंड्री बनाने को, और उसके लिए उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी, स्किल्स लगेंगे, स्किल्ड लेबर भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद इन्हें चीप लेबर लगेगा, लैंड भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये दिक्कत बनकर आता है इन सेमीकंडक्टर कंपनीज के अंदर। तो कल को अगर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी-बड़ी फाउंड्रीज है, उनके ऊपर कुछ भी दिक्कत आ गया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सप्लाई शॉर्टेज बन सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। अब आपको कोविड के बाद याद होगा 2021 और 2022 में हमें सेमीकंडक्टर कंपनीज का जो है शॉर्टेज देखने मिल रहा था। मतलब क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कार लेने जाना था तो महिंद्रा की एक्सयूवी 700 आई थी तब। तो उस टाइम पे कंपनी जो है 6-6 महीने का वेटिंग दिखा रही थी। अब मर्सिडीज की कोई कार लेने जाते हो तो वहाँ पे भी 6-7 मंथ्स का वेटिंग आराम से दिख रहा था। इनफैक्ट जब जीएलएस आई थी तब उस टाइम पे उस गाड़ी को जो है 1 साल का वेटिंग करना पड़ रहा था कस्टमर्स को। तो ये सारा जो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस की वजह से भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। फ़ोन्स के लिए भी आईफ़ोन्स आ रहे थे तब नए, तब कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। आई थिंक 14 आया था तब, तो 14 तो मिल भी नहीं रहा था उस टाइम पे। तो ये दिक्कत हो सकती है पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर सप्लाई थोड़ी बहुत हिल गई तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम हो। सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है। मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीज़न बनाना चाहिए कि हमें कौन-सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन-सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए। और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले
1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक कंपनी जो है, हर एक कंट्री जो है, वो अपने कंपनीज़ के ऊपर स्पेंड कर रही है जो कि सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे, अगर आप एक बुक पढ़ोगे, चिप वॉर्स नाम है बुक का, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एशिया जो है एक बहुत बड़ा लीडर बनकर आया है वर्ल्ड के अंदर सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे। और इतने साल से 2000 आई थिंक 14-15 से चीज़ें जो है 2024 तक जो है आपके एशिया की तरफ ही ज़्यादा शिफ्ट हो रही है फ्रॉम आपकी अदर कंट्रीज़। रीज़न ये है कि एशिया के पास जो है कॉस्ट एडवांटेज बनकर आता है। यहाँ पे आपकी जो फाउंड्रीज़ है ना, वो कंपैरेटिवली 50% चीपर है इन एशिया एज़ कम्पेयर टू यूएस। इसके साथ-साथ एशिया के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, पॉलिसीज़ दे रही है। एट द एंड मैं आपको बोलूँ, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है पूरी सब्सिडी वॉर बन चुकी है। हर एक कंट्री को, हर एक गवर्नमेंट को जो है मैक्सिमम सब्सिडी देनी है अपने सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के ऊपर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ताकि आप आओ हमारे कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाओ, फाउंड्रीज़ लगाओ। ये सारे काम जो है हमारे कंट्री के अंदर करो, क्योंकि हर एक कंट्री को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना है। क्योंकि एक बार आपका सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया तो ऑल ओवर कंट्री लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली रेगुलेटेड भी होती है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिमांड इतनी ज़्यादा है, एशिया से जो है अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक मैन्युफैक्चरिंग एशिया से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक है कि एशिया जो है बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है आपके सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर। अब एप्पल कहाँ से फ़ोन मंगवाता है? चाइना से। अभी इंडिया में धीरे-धीरे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहा है, बट ये चीज़ें तो ये कंट्रीज़ जो है वो भी एशिया के अंदर ही आती है ना। तो इसलिए एशिया के अंदर एक तो आपका लेबर कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये एक फ़ायदा बनकर आता है कंपनीज़ के लिए। फिर इसके साथ-साथ एशिया के अंदर एक तो आपका स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है और कंपैरेटिवली चीपर रेट पे अवेलेबल है। और चाइना, ताइवान और यूएस टेंशन्स के बारे में थोड़ी बात करें, तो आपका टीएसएमसी का जो शेयर है ना, वो कटिंग एज नोड्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जो है 92% का शेयर है। 92% आप इमेजिन कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड का 92% टीएसएमसी का शेयर है। अब ये जो है एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है सारी कंट्रीज़ के लिए। कल को टीएसएमसी पे एक भी दिक्कत आ गई, तो कंट्रीज़ के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो चाइना का जो व्यू है सेमीकंडक्टर के ऊपर, चाइना बोलता है कि देखो सेमीकंडक्टर इनके इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूएस ने भी जो है चिप्स एक्ट पास किया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना, यूएस चाहता था कि वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो इन्होंने एक्सपोर्ट बैन्स लगा दिए थे ताइवान वाली कंपनीज़ पे, टीएसएमसी वाली कंपनीज़ पे, कि आप क्या करो, आप चाइना को सेमीकंडक्टर मत दो, आप सिर्फ़ हमें सप्लाई करो, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी सप्लाई करो, लेकिन चाइना को नहीं देना है। फिर इसके साथ-साथ इस पे चाइना ने जो है बहुत ज़्यादा रिटेलिएट भी किया था। अगेन फिर उन्होंने जो है गैलियम और जर्मेनियम नाम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि चिप मेकिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिर उन्होंने उस पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन डाल दी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर जो है जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देख रहे हो तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अगर आप आगे जाकर देखोगे। बट अगेन रिस्क भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो है उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर ओवरऑल अगर आप इंडिया के अंदर कुछ कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट देखोगे, तो टाटा इज़ इन्वेस्टिंग इन आपका फाउंड्री वाला फैसिलिटी, तो वहाँ पे दे आर इन्वेस्टिंग अबाउट $11 बिलियन के आसपास। टाटा जो है ओसैट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे ये लोग अराउंड $3.3 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइक्रोन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अराउंड $2.8 बिलियन इन आपका ड्रैम और नैंड, मतलब वो मेमोरी कोर वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपका माइक्रोन इन्वेस्ट कर रहा है। फिर जब हम सीजी पावर की बात करें तो आपका सीजी पावर जो है वो भी ओसैट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है $0.9 बिलियन के आसपास। और केन्स टेक जो है वो भी ओसैट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है $0.4 बिलियन के आसपास। तो टोटल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बनकर आती है $18.4 बिलियन के आसपास। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जॉब क्रिएशन इससे अप्रॉक्सिमेटली 80,000 लोगों को हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। मतलब आप सोचो $18.4 बिलियन का केपेक्स जो है अभी तक इंडिया के अंदर लाइव होना बाकी है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर एक ट्रेंड देखा जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कि टाटा जैसी कंपनीज, ये आपकी सीजी पावर, केन्स वगैरह जो है ना, ये लोग ओसैट के तरफ ज़्यादा है। फाउंड्रीज के तरफ अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कंपनीज अभी तक फाउंड्रीज के तरफ नहीं जा रही है।
और इंडिया के केस में आपका जो गुजरात है ना, वो सेमीकंडक्टर कैपिटल है पूरे इंडिया का। तो यहाँ पे गुजरात के अंदर ही जो है मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है सेमीकंडक्टर कंपनीज का। जहाँ गुजरात को जो है आउट ऑफ 5 मेजर प्रोजेक्ट्स है ना इंडिया के, उसमें से 4 तो गुजरात को ही मिल चुके हैं। क्योंकि गुजरात जो है लैंड प्रोवाइड कर रहा है, पावर और वाटर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है इन सेमीकंडक्टर कंपनीज को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग पावर प्रोवाइड कर रहे हैं 2 रुपीज़ पर यूनिट के अंदर। लैंड सब्सिडी 75% दी जा रही है इन कंपनीज को। और इसके साथ-साथ आपका स्टैम्प ड्यूटी वेवर जो है पूरा 100% दिया जा रहा है। और गुजरात के अलावा कुछ और स्टेट भी है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि आसाम, यूपी जैसे स्टेट जो है इस इंडस्ट्री के अंदर वो भी जो है एक्सपांड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जब हम चिप डिज़ाइन की बात करें, तो इंडिया के केस में देखें तो इंडिया जो है चिप डिज़ाइन के अंदर जो है एज़ ऑफ नहीं है, ग्रो कर रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया। अगर आप मोर और लेस देखोगे तो इंडिया के अंदर कुछ कंपनीज़ आती है जैसे कि मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज़ हो गया या बाकी कुछ कंपनीज़ हो गई। लेकिन देखो, इंडिया के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीज़न है ना वो चिप डिज़ाइन ही है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं किया है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो दूसरी बड़ी कंट्रीज़ है ना, यूएस, चाइना वगैरह। इसलिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। इसलिए इन कंपनीज को जो है लैंड दिया जा रहा है एट वेरी चीपर रेट। इतनी ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये कंपनी जो है यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज लगा पाए और ग्रो कर पाए, ताकि इंडिया की भी जो है सेमीकंडक्टर की सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज होते जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के अंदर इंडिया इज ग्रोइंग अ लॉट। अगर आप ईएमएस कंपनीज को स्टडी करोगे तो डिक्सॉन जैसी कंपनीज है जो कि फोन्स बनाती है। फिर आई थिंक डिक्सॉन का ग्रोथ आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। हमें जो है 121% के आसपास जो है कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है। कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। हालाँकि वैल्यूएशन मुझे डिक्सॉन की जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लगती है। फिर ईएमएस स्पेस में आप पीजीईएल जैसी कंपनीज़ को जाकर स्टडी करोगे तो वो भी जो है आपके ईएमएस स्पेस के अंदर काम करती है। अगेन ये लोग थोड़ा आरएसी के अंदर काम करते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह साइड ये लोग इतना काम नहीं करते। ईपैक भी जो है आपका आरएसी के अंदर काम करता है। ईएमएस स्पेस में केन्स टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, अगेन जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। ओसाट का बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी जो ग्रोथ रेट बनकर आती है वो स्ट्रॉन्ग है। जहाँ 2025 में ही कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की है 51% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ है, लेकिन इनका सेमीकंडक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो इंडिया के अंदर जितना ज़्यादा आपका ईएमएस स्पेस ग्रो करेगा ना, उतना ज़्यादा इंडिया के लिए बेटर है, क्योंकि आगे जाकर एक बार आप ईएमएस के अंदर ग्रो कर रहे हो तो आपके लिए सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रो करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये सीन बनता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली ग्रो करेगा इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर के जो फैब्स है वो इंडिया के अंदर अभी-अभी स्टार्ट हो गए। टाटा, आपका जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इन्वेस्ट कर रहा है इस वाले सेगमेंट के अंदर। बाकी कोई कंपनी मेरे नॉलेज में तो नहीं है जो कि ये वाले सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो कोई भी नहीं है। हालाँकि डिक्सन जो है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर कर रहा था। फ़ोन डिस्प्ले हो गया या ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसके साथ-साथ वैल्यू एडिशन अगर आप देखोगे तो इंडिया के केस में जो वैल्यू एडिशन है ना वो 20% है, लोएस्ट 20%। तो ये एक दिक्कत है, लेकिन इंडिया जो है अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, तो पहले जो है इंडिया थोड़ा स्लो था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इवॉल्व करने के लिए। बट एज़ ऑफ नाउ अगर आप इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो, टाटा की गाड़ियाँ देखो भाई, महिंद्रा की गाड़ियाँ देखो, कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। तो उसी तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर भी इंडिया जो है धीरे-धीरे इवॉल्व करेगा। और इंडिया ने पॉलिसीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाई है अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए देखोगे। तो यहाँ पे 2029 में आपको पता ही होगा कि फॉक्सकॉन जो था की सप्लायर था आपके एप्पल के लिए, आईफ़ोन प्रोडक्शन वगैरह के लिए। 2020 में गवर्नमेंट जो है पीएलआई स्कीम लेकर आया। अब इस पीएलआई स्कीम से आपकी ईएमएस कंपनीज़ को अभी भी बेनिफिट मिल रही है। डिक्सन, केन्स, आपका ईपैक, पीजीईएल सबको पीएलआई स्कीम से जो है बेनिफिट मिल रही है। लेकिन धीरे-धीरे दिक्कत ये है कि एज़ ऑफ नाउ 2025 के मिड में ये बात कर रहा हूँ, तो आपकी पीएलआई स्कीम के बेनिफिट जो है वो एक्सपायर होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक रिस्क बन जाता है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है $10 बिलियन के आसपास स्पेंड किया था आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के अंदर। इसलिए हम बोल रहे हैं ना ईएमएस स्पेस जो है इतना ज़्यादा रिवॉल्विंग है, क्योंकि मैक्रोस के अराउंड अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो बनकर आता है। फिर 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है हमारी सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स लॉन्च की थी, जहाँ गवर्नमेंट ने जो है $10 बिलियन का जो है प्रोग्राम करा था और 50% का ये लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड कर रहे थे। अब 2022 में गुजरात जो है आगे जाकर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट बन गया आपकी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी अनाउंस करने के लिए। और यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 80% इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। फिर यहाँ पे 2023 और 2024 में देखोगे तो कंपनीज ने जो है अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। फिर टाटा जो है वो 28 से 110 नैनोमीटर की चिप्स जो है वो बना रहा है। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देख रहे हो तो माइक्रोन, सीजी पावर, केपेक्स, आपकी केन्स ने जो है केपेक्स स्टार्ट कर दिया।
और 2024 और 2023 में अगर आप देख रहे हो तो अभी जो है हमें अच्छी खासी ईएमएस स्पेस के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है। अगर आप ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की देखोगे तो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है 2024 से 2030 तक इंडस्ट्री जो है $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब क्या, हमें इंडस्ट्री के अंदर जो है 8.5% सीएजीआर की जो है ग्रोथ देखने मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इंडिया के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें इंपोर्ट की जाती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया और बाकी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया के अंदर एज ऑफ 2024 60 के आसपास स्टैंड करते थे, और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपके $60 बिलियन से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है 2025 में रिड्यूस हो चुके हैं $47 बिलियन पे। मतलब क्या? इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कम आ रहे हैं? नहीं, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बढ़ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। और इसलिए मैं चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि भाई ईएमएस थीम स्टडी करो। ईएमएस थीम्स के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी कंपनीज़ को जो है आप इंडिविजुअली जाकर स्टडी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, हालाँकि थोड़ी वैल्यूएशंस मुझे एक्सपेंसिव लगती है ईएमएस स्पेस के अंदर, लेकिन कुछ कंपनीज़ है जो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्चुअली आप ढूँढोगे तो मिल जाएगा। और मास्टर क्लास के अंदर भी मैं बहुत सी कंपनीज़ डिस्कस कर चुका हूँ ईएमएस स्पेस के अंदर, या फिर कौन से सेगमेंट के अंदर टेलविंड्स है, कौन से सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यार क्या सोच रहे हो अभी तक? एनरोल करो पहले मास्टर क्लास के लिए। सीखो भाई, वीकेंड्स आ रहे हैं, वीकेंड्स पे बैठो, 20 घंटे का कंटेंट है। 20 घंटे का कंटेंट देखो और अपना स्किल सेट बिल्ड करो। इक्विटी रिसर्च के अंदर सीखो चीज़ें कि किस तरीके से मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें चलती है। किस तरीके से आप खुद मेरे लेवल की रिसर्च कर सकते हो। ये सारी रिसर्च आप खुद कर सकते हो मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद। और इसके साथ-साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से सेक्टर के अंदर, कौन सी कंपनीज़ के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है। तो आप कोई भी कंपनी की, कोई भी सेक्टर की कंपनी को स्टडी कर सकते हो। उस सेक्टर की कंपनीज़ को जो है वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि वैल्यूएशन करना जो है बस 10 मिनट का काम है और वो दिमाग के अंदर होता है वैल्यूएशन। कोई एक्सेल शीट की ज़रूरत नहीं है अगर हमें रियल लाइफ़ के अंदर वैल्यूएशन करना है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है आपका स्टॉक मार्केट के अंदर बैकग्राउंड है, नहीं है, आप कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, नहीं हो। क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोग जो है मुझे बहुत बेवकूफ़ लगते हैं। इनफैक्ट मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड का ही हूँ। लेकिन अगेन मैं बताऊँ तो ये फाइनेंस वालों को है ना, मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो मैं बताता हूँ कि इनको क्या है, एकेडमिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। लेकिन मार्केट के अंदर बॉस एकेडमिक चीज़ें नहीं चलती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, नहीं हो तो और भी अच्छा है, हो तो भी आपके लिए अच्छा है। तो आप जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो। मास्टर क्लास से जो है आप प्रैक्टिकली सीखो कि मार्केट किस तरीके से चलता है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एनरोल कर सकते हो। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, और प्राइस जो है मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से ही रखा हुआ है। 1999 प्राइस, भाई क्या है यार, इतना तो हम डिनर पे स्पेंड कर देते। तो प्राइस जो है, आप प्राइस के बारे में मत सोचना। प्राइस एक बार इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और मैं अपने प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। और यही जो है वन शॉट इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास है, जिसमें आप जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सीख सकते हो, इक्विटी रिसर्च भी सीख सकते हो और बाकी बहुत सारी चीज़ें। और आपको अगर डाउट आता है तो आप मुझसे ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो डीएम्स के थ्रू, और आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन सेगमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है? मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हो रहा है एज़ ऑफ नाउ, फिर कंपोनेंट्स के अंदर हो रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो रहा है, और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। अब धीरे-धीरे इंडिया जो है आपके आपके वेयरेबल्स के अंदर भी जा रहा है, इसके साथ-साथ टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर का भी शेयर जो है इंडिया का इंक्रीज़ हो जाएगा। आईटी हार्डवेयर का शेयर भी जो है हमें आगे जाकर इंडिया का इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। और कंपोनेंट्स का जो शेयर है, जो कि एज़ ऑफ नाउ 22% के आसपास बनकर आता है, वो इंडिया के अंदर जो है 30% के आसपास हो जाएगा। फिर अगर हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 2022 के अंदर जो है कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी टाटा ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो है गुजरात के अंदर बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, फाउंड्री का प्लांट आ रहा है इनका। फाउंड्रीज़ मैंने बताया था ना, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, भूल गए होंगे, अब भी 20 मिनट पहले हमने बात की थी। तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी फैसिलिटीज़ होती है जहाँ आपकी चिप्स वगैरह बनाई जाती है। तो ये जो है आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाला है गुजरात के अंदर। तो इनका जो एक पार्टनर है उसका नाम है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। अब यूजुअली इंडिया के केस में या फिर कोई भी केस में अगर आप देख रहे हो, आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वही कंपनीज़ कर सकती है, जो कि ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड के अंदर इस कंपनी के अंदर पहले से ऑपरेट कर रही हो। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे, बी इट केस, बी इट सीजी पावर, बी इट टाटा इन्वेस्टमेंट, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सारी कंपनीज़ के अंदर हमारे जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स हैं ना, वो इन्वॉल्वड है, और अलग-अलग कंट्रीज़ से जो है इन्वॉल्वड है। कोई ताइवान से है, कोई सिंगापुर से है, तो ऐसा सीन हो रहा है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल पार्टनर की जो नीड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
तो जब हम टाटा चिप की फैसिलिटी देखें तो ये लोग जो है 50,000 वेफर्स पर मंथ के आसपास जो है बना सकते हैं, 12 इंच वेफर्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है लॉजिक चिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या, आपकी जो मेमोरी चिप्स होती है ना, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके सीपीयू और जीपीयू जो एनवीडिया बनाता है ना, वहाँ पे ये लोग जो है अभी तक इनकी फैसिलिटी नहीं आई है उस सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका कंस्ट्रक्शन जो है एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कंपनी जो है 20,000 प्लस डायरेक्ट स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका स्किल्ड लेबर होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनकर आ जाता है, क्योंकि लेबर को जो है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। अगर आपके कंपनी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते हो, ये दिक्कत हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो टाटा के बाद थोड़ी और कंपनीज़ का भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टाटा का अगर आप देख रहे हो तो इनकी कैपेसिटी रहेगी 50,000 वेफर्स पर मंथ की। टाइमिंग एक्सपेक्टेड है कि 2025 में स्टार्ट हो जाए, तो एफआई 26 तक जो है हमें इनकी फैसिलिटी स्टार्ट होते हुए देखने मिलेगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वही एफआई 26 के अंदर हमें देखने मिलेगा। ये लोग जो है 48 मिलियन चिप्स के आसपास जो है जनरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइक्रोन की जो कैपेसिटी है वो भी अगेन गुजरात के अंदर आ रही है। मैक्सिमम आप कैपेसिटीज देखोगे तो गुजरात के अंदर ही आ रही है, और एक टाटा की जो फैसिलिटी है वो आसाम के अंदर भी आ रही है, क्योंकि आसाम और यूपी भी जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप देखोगे तो 2025 में एक्सपेक्टेड है आपका टाइमलाइन स्टार्ट होना। माइक्रोन का भी वही 2025 में एक्सपेक्टेड है। सीजी पावर का 2026, एफआई 26 और 2027 के बीच में आएगा। और केन्स का भी जो फैसिलिटी है वो एफआई 26 से आएगा। तो एज ऑफ नाउ इन कंपनीज के पास रेवेन्यूज नहीं आ रहे। और केन्स और सीजी पावर का अगर आप रीड करोगे तो इनकी फैसिलिटी जो है ओसाट के अंदर आ रही है। तो जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बाकी कंपनीज भी है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इधर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इन्वॉल्व ही रहेगी। मतलब क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर आपको केमिकल्स वगैरह भी लगते हैं, बाकी चीज़ें भी लगती है। तो यहाँ वहाँ कोई ना कोई कंपनी तो जो है वो इन्वॉल्व ही रहेगी स्पेस के अंदर। फिर इसके साथ साथ जब हम माइक्रोन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इनका टेक्निकल पार्टनर जो है वो सिमटेक नाम की कंपनी है, जो कि कोरिया के अंदर है, और नैमटेक नाम की कंपनी है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो सीजी पावर के अंदर भी अगेन टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स जो है इन्वॉल्वड है, जो कि रेनेसिस नाम की जापान की एक कंपनी है, एंड अगेन स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है थाईलैंड से। तो अब सीजी पावर क्या कर रहा है, वो भी जो है मैक्सिमम ओसैट के ऊपर फोकस कर रहा है। सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। सीजी पावर के अंदर हालाँकि ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके रेवेन्यूज़ जो है ना वो सेमीकंडक्टर से इतने ज़्यादा नहीं आते। एज़ ऑफ नाउ इनके रेवेन्यूज़ वही रेलवेज़ वगैरह से कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा आ रहे हैं। रेलवेज़ के अंदर कवच सिस्टम वगैरह भी जो है सीजी पावर बना रहा है। फिर इनके बाकी डिविजन्स भी है। तो सीजी पावर भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब मुझे अगर सीखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के अंदर क्या चल रहा है, आपके पावर स्पेस के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो सीजी पावर की कॉन कॉल जो है सबसे बेस्ट है, आप रीड कर सकते हो। ये कॉन कॉल अगर आप रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल पावर स्पेस के अंदर क्या चल रहा है। तो सीजी पावर की कॉन कॉल जो है इस वीडियो के बाद आप 100% रीड करना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। और अगेन आपको कॉन कॉल वगैरह डिकोड कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सब मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप एनरोल कर लेना। फिर इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा आगे बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके साथ मेरे को एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनीज है ना, वो भी आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो है कहीं ना कहीं से जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब पिडीलाइट एक कंपनी है, हालांकि पिडीलाइट की अगर मैं ग्रोथ रेट्स बताऊँ तो कुछ भी नहीं रही है पिडीलाइट की ग्रोथ रेट्स। पिडीलाइट इज ग्रोइंग एट अबाउट लेस देन 10-15% के आसपास, जहाँ कंपनी Q4 के अंदर 8.25% के आसपास ग्रो की है। अब पिडीलाइट को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ईवी इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज टैप इन करने के लिए, जहाँ ये उनके लिए एडेसिव्स, एमिल्शंस और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाएंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप पिडीलाइट के मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन शो कंपनी के बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और मार्जिन्स के अंदर हमें 2023 से जो है इंप्रूवमेंट भी देखने मिला है। और कंपनी एज ऑफ नाउ उनके जो ऑल टाइम हाई मार्जिन है ना 2021 के अंदर, उस लेवल के मार्जिन पे जो है आ चुकी है। तो यहाँ पे इसलिए अगर आप पिडीलाइट के अंदर देखोगे तो कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिल रहा है। बट वही है यार, ग्रोथ नहीं है और वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव बनकर आ जाती है पिडीलाइट की, तो इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं बनकर आता है। मतलब 72 के पी पे ट्रेड कर रही है और ग्रोथ आप दिखा रहे हो कंपनी के अंदर 15%। तो ये दिक्कत है मेरा, मुझे कंपनी से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप ग्रोथ के लिए आते हो ना। बट पिडीलाइट एक्सपांड कर रहा है, आप देखते हैं कि इनका सेमीकंडक्टर की अपॉर्चुनिटी जो है किस तरीके से प्ले आउट होती है। एज ऑफ नाउ वहां से कोई रेवेन्यूज नहीं आ रहे। लिंडे नाम की भी एक कंपनी है, लिंडे इंडिया, जो कि इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर काम करती है। तो ये लोग भी जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एसेंशियल गैसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गॉन, उन गैसेस को जो है प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। इनके जो है नए प्लांट्स आने वाले।
फिर थर्मैक्स जैसी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो जो कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अंदर है, जो कि जो है वाटर सॉल्यूशन के अंदर अभी एंटर कर चुके हैं। और ये वाटर सॉल्यूशन जो है ना सेमीकंडक्टर और फार्मा कंपनीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट्स अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 11% 15% के आसपास ही जो है कंपनी ग्रो कर रही है। वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल आप इन कंपनीज को जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। अब गुजरात फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करूँ मैं, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की, तो ये कंपनी जो है फ्लोरोपॉलीमर्स के अंदर ऑपरेट करती है। अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि फ्लोरोकेमिकल्स के लिए एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है जो कि बंद हो गई, तो सप्लाई जो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के पास शिफ्ट हो गई। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर हमें आगे जाकर जो है अच्छी खासी ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है, बट वो हमें देखना है कि डिमांड किस तरीके से शिफ्ट हुई है और किस तरीके से जो है कंपनी के लिए चीज़ें प्ले आउट होती है, तो वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, और यहाँ जो है हमें मार्जिन एक्सपांशन भी देखने मिल रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर। तो ये लोग जो है आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये लोग जो है पीएफआई सप्लाई करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है, और एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर और ईवी सेगमेंट से कंपनी के पास अच्छी खासी ग्रोथ रेट्स है। जुबिलेंट इंग्रीविया का भी चल रहा है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर है। फिर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन नाम की एक कंपनी है, हालांकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ग्रोथ रेट डिसेंट है। अगेन कंपनी इज ग्रोइंग एट अबाउट 35% के आसपास, और मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही है कंपनी के अंदर। तो ये लोग भी प्लान कर रहे हैं, ये लोग भी 2 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात कर रहे हैं, जहाँ ये लोग जो है प्रेसिजन सीएनसी टूल्स बनाएंगे आपके फैब्रिकेशंस के लिए, मतलब फाउंड्रीज के लिए। फिर यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट्स कुछ कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, ये लोग जो है ऑयल फ्री कंप्रेसर्स बनाते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज भी है जो कि सेमीकंडक्टर यूटिलिटी स्पेस के अंदर एंटर करने के लिए प्लान कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हाई प्योरिटी वाटर वगैरह लगता है जो कि फार्मा के अंदर भी यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी यूज़ होता है। तो इनका ऑलरेडी इथेनॉल वगैरह का फैसिलिटी है, इनका वाटर के लिए भी इन्होंने फैसिलिटी बना के रखा है। ये लोग डिस्टिल्ड वाटर या एकदम प्योर वाटर जो होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी सेमीकंडक्टर कंपनीज को, तो इन्हें आप स्टडी कर सकते हो। ओवरऑल मैक्सिमम इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर कंपनी जो है ना वो ओसैट के अंदर ही आ रही है, तो हमें अभी एट दिस पॉइंट ओसैट कंपनीज को स्टडी करना जो है पॉइंट बना कर देता है, क्योंकि यार अभी तो ओसैट के अंदर ही देखने मिल रहा है ना, फाउंड्रीज लिस्टेड स्पेस के अंदर मेरे को तो वही कंपनी दिखी नहीं जो कि फाउंड्रीज के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबल ओसैट लीडर्स की अगर हम बात करें तो इनके मार्जिन जो है 15 to 20% के बीच में ही रिलाई करते हैं, उसके ऊपर ओसैट कंपनी के मार्जिन जो है नहीं जाते। तो जब हम केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनका जो है 3400 करोड़ के आसपास का केपेक्स बनकर आता है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बता रहा है, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो ओसैट और HDI PCB के जो प्लांट है वो अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और FY 2025 के एंड में, मतलब FY 26 से जो है इन्हें जो है थोड़े बहुत ओसैट प्लांट से जो है रेवेन्यूज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया है केन्स के मैनेजमेंट ने, जहाँ ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग अपनी टॉप लाइन जो है आराम से 60% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये लोग नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर रहे हैं, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है, कनाडा के अंदर कंपनी है, उससे अभी केन्स ने जो है एक्वायर किया हुआ है, जिससे चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कंपनी की वो रिड्यूस होते जाएंगे और कंपनी के पास जो है नए कस्टमर्स भी आ जाएंगे। अब सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस के अंदर कंपनी के मार्जिन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो इसलिए केन्स क्या कर रहा है, केन्स अभी जो है मार्जिन एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। मतलब क्या कि ये लोग जो है आपके ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, सेमीकंडक्टर ये वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले सेक्टर के अंदर, ये वाले सेगमेंट के अंदर मार्जिन्स कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हाईयर साइड पे। अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स क्या बात कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये लोग भी जो है सेमीकंडक्टर और ईवी जो है मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे स्पेशलिटी फ्लोरोपॉलीमर्स के लिए। अगेन ये लोग केपेक्स कर रहे हैं 1600 करोड़ के आसपास का FY 26 के लिए, जिसमें से 1200 करोड़ जो है बैटरी और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए ही होगा, और मार्जिन जो है कंपनी के लिए बेटर हुए जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। मोस्टचिप के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये लोग डिजाइनिंग के अंदर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी, हालांकि अभी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल हो गई है पिछले 1 साल के अंदर। मतलब यार अभी भी आप सोचो 530 का PE मिलता था कंपनी को, क्या पॉइंट बना रहा था, हालांकि वैल्यूएशन अभी करेक्ट हो चुकी है, और ग्रोथ रेट जो है कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी इज ग्रोइंग एट अबाउट 60% के आसपास। फिर और भी कंपनीज है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे पावर एंड ट्रांसफार्मर कंपनी स्टडी कर सकते हो, TD पावर हो गया,
या फिर जो कि जनरेटर्स बनाते हैं। अब ये जनरेटर्स वगैरह जो है हमारे सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ के अंदर, फाउंड्रीज वगैरह के अंदर जो है यूज़ किए ही जाएगी, क्योंकि हर एक प्लांट के अंदर आपको जो है पावर की नीड कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। तो फिर ट्रांसफार्मर कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स नाम की कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर्स बनाती है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफार्मर्स की नीड होती है, और ट्रांसफार्मर जो है एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है, बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड, तो वो आप स्टडी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ रेट सारी ट्रांसफार्मर कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके साथ साथ आप शिलचार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी स्टडी कर सकते हो। शिलचार ने हालांकि अभी रिसेंटली केपेक्स करा है, इनकी फैसिलिटी कुछ 7,500 के आसपास जा चुकी है, और ये और ज़्यादा डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं, जहाँ से आगे जाकर हमें कंपनी के अंदर जो है अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन का तो पर शिलचार का अभी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी इनकी कैपेसिटी लाइव हुई है, और जितनी भी ट्रांसफार्मर कंपनीज है ना वो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। एक्सिस केड्स नाम की एक कंपनी है जो कि अगेन आप स्टडी कर सकते हो। अब एक्सिस केड्स भी जो है वही ओसैट के अंदर है, ये लोग हालांकि एक्सिस केड्स नाम है, आई एम सॉरी। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इनके ESI वाला जो सेगमेंट है, जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर ये सेगमेंट है, यहाँ से भी जो है कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, और ये लोग जो है अच्छा एबिटा मार्जिन कमा पा रहे हैं। यहाँ से दे आर जनरेटिंग अबाउट 23.9% एबिटा मार्जिन के आसपास। और ये वाला डिवीजन जो है ना वो भी ओसैट की तरीके से सेम ही है, थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अंदर जो है ESI रिलाई करता है। तो ये कंपनी है जिनके सेमीकंडक्टर से जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी अपना ESAY वाला डिवीजन जो है वो ग्रो कर रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्रोथ है। फिर बाकी कुछ कंपनीज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर, तो उन्हें जो है आप इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ब्रेक डाउन कर दी। एक बार समराइज करूं तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनीज अगर आप देखोगे तो ओसैट के अंदर ही है, और आपके केमिकल्स वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत कंपनीज है जो कि ऑपरेट कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज जो है हमें अभी तक इंडिया के अंदर जो है नहीं देखने मिल रहे सेमीकंडक्टर कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी से। मतलब क्या कि सेमीकंडक्टर की जो कैटेगरी है वहाँ से स्पेसिफिक इतने ज़्यादा रेवेन्यूज हमें नहीं देखने मिल रहे, तो ये मुझे एक दिक्कत लगता है। लेकिन आगे जाकर ये जो है इवॉल्विंग स्पेस है, आगे कुछ 5 ईयर्स बाद अगर आप देखोगे, 10 ईयर्स बाद अगर आप देखोगे, इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे, तो ये जो स्पेस है सेमीकंडक्टर वाला स्पेस, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की नीड्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। और इंडिया के अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो इंडिया की जो रेलवे मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो है बताया था कि सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया ने ऑटोमोबाइल के अंदर स्केल किया था, इंडिया जो है सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर भी उसी लेवल पे स्केल कर सकता है। तो आगे जाकर अब हमें देखना है कि किस कंपनी के किस लेवल पे रेवेन्यूज आते हैं, और हो सकता है अब कुछ मेगा ट्रेंड्स को जो है हमें अर्ली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता आगे जाकर उन मेगा ट्रेंड्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो होमवर्क जो है मैंने आपका करवा दिया, बाकी सारे मेगा ट्रेंड्स मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, और मास्टर क्लास के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ, जहाँ मैंने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो है आपको डिस्क्लोज किए हुए, और कौन से स्टॉक्स मैंने ऐड किए, कौन से स्टॉक्स रिमूव किए, उनके बारे में बात की हुई है। पूरा A to Z ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया। बट एक चीज़ है, कोई भी चीज़ को जो है इस चैनल के ऊपर हमने अभी तक डिस्कस किया उसे बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम जो भी बात करते हैं एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बात करते हैं। और देखो एज ए इन्वेस्टर आपका बाय और सेल रिकमेंडेशन लेकर फायदा भी क्या होता है, मतलब क्या कि हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है ना, हर एक की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो यार आप बाय और सेल रिकमेंडेशन ले भी नहीं सकते हो किसी से। अगर आप ले रहे हो, किसी का पोर्टफोलियो कॉपी कर रहे हो या रिकमेंडेशन ले रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ जो है मैंने दुनिया के अंदर नहीं देखा है। और लेने भी नहीं है, अगर लेते हो तो बंद करो, मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चुपचाप एनरोल कर लेना मास्टर क्लास के लिए। आपका बैकग्राउंड क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लेना। होपफुली ये सेमीकंडक्टर वाला वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अब इन प्लेयर्स को जो है आपको इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी करना है, मेरा काम तो हो चुका है। अब आप बैठो होमवर्क करने, मैं भी रीड कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, जैसे मुझे कोई और इनसाइट्स मिलते हैं मैं आपके पास लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल पे सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो, और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताना बॉस आपको ये सेमीकंडक्टर वाला वीडियो जो है कैसा लगा। क्योंकि बहुत से कम वीडियोस है यूट्यूब पे मैंने देखा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो है पूरा इतने डीप डाइव किया हुआ नहीं है, और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे। और इनफैक्ट लास्ट 1 से 2 वीक से मैं इस इंडस्ट्री को रीड कर रहा था, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है इंडस्ट्री, इसलिए मैंने इमीडिएटली जो है इसका वीडियो बनाया और इंडस्ट्री को जो है कवर किया। वीडियो पसंद आया लाइक करना, और इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि लोगों को भी जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आइडिया लगे और पता चले कि कौन से स्टॉक्स उन्हें एनालाइज करने। और एक और चीज़,
मास्टर क्लास के अंदर आप एनरोल कर चुके हो, मुझे पता है आपको जो है बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है कि इस मास्टर क्लास को जो है आप आपके फ्रेंड से शेयर करो, फैमिली से शेयर करो। तो एक चीज़, इससे मेरी भी हेल्प होती है और दूसरी उससे जो है उनकी भी हेल्प होती है, ताकि वो लोग भी सीख सके कि स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, इक्विटी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, हमें कब किसी स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं अपना, स्टॉक को सेल कब करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अब, ताकि वो लोग भी सीखे तो आप उन्हें भी जो है शेयर कर सकते हो। तो इस नोट पे वीडियो एंड करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।